साथियों नमस्कार। हमारे YouTube चैनल द क्लासेज में आपका स्वागत है। मैं घनश्याम शोली आपको संविधान के भाग 2 के जिसका विषय है नागरिकता, इसकी आज बड़े विस्तार पूर्वक हम चर्चा करेंगे और एक एक बिंदु पर जानेंगे कि भारतीय संविधान के भाग 2 के नागरिकता में क्या क्या दिया गया है। तो मित्रों बता देता हूं, भारतीय संविधान में कुल 22 भाग हैं, जिसमें से प्रारंभिक भागों में भाग 2 जिसमें कि नागरिकता का उल्लेख किया गया है। मित्रों आपकी जानकारी के लिए बता देना चाहता हूं कि भाग 2 जिसमें नागरिकता का उल्लेख है हमने ब्रिटेन से लिया है, अर्थात ब्रिटेन के संविधान से प्रभावित है। मित्रों संविधान के भाग 2 जिसमें अनुच्छेद 5 से लेकर के और अनुच्छेद 11 में नागरिकता का उल्लेख किया गया है। तो साथियों सर्वप्रथम बारी जो बात आती है वो आती है कि नागरिकता कहते किसे हैं। तो मित्रों आपकी जानकारी के लिए बता देना चाहता हूं, ये नागरिकता शब्द है जो नगर से बना है। नगर शब्द अंग्रेजी के पर्याय सिटी का पर्याय है, जो कि लैटिन भाषा के सिविस से बना है। लैटिन भाषा के सिविस से बना है, जिसका अर्थ होता है नगर, अर्थात नगर के निवासी। नगर के निवासी नागरिक कहलाते हैं। बहुत ही सिंपल सा सब अर्थ है नागरिकता, जो कि नगर शब्द से बना है और जिसको इंग्लिश में कहते हैं सिटी। और सिटी शब्द लैटिन भाषा के सिविस से बना है, जिसका अर्थ होता है नगर, अर्थात नगर के निवासी होते हैं वही नागरिक होते हैं। और प्राचीन यूनान में ये नागरिकता की अवधारणा चलती थी, जिसको परंपरागत राजनीति के अंदर पढ़ा जाता है। कहते किसे हैं? तो साथियों नागरिक वह व्यक्ति है जिसे राजनीतिक समुदाय का पूर्ण एवं उत्तरदायी व्यक्ति माना जाता है। उत्तरदायी व्यक्ति माना जाता है नागरिक कहलाता है। साथियों बहुत ही सरल शब्दों में चर्चा करें तो भाग 2 की चर्चा हो रही है, जिसका विषय है नागरिकता, अर्थात नागरिकता के बारे में इसमें उल्लेख है। और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 5 से 11 के अंतर्गत इसका वर्णन किया गया है। साथियों नागरिकता की अवधारणा ब्रिटेन से प्रभावित है, अर्थात ब्रिटेन से ली गई है। मित्रों नागरिकता जो कि नगर शब्द से बना है, नागरिकता अर्थात नागरिक जो कि नगर शब्द से बना है, जिसको इंग्लिश में कहते हैं सिटी, जो कि लैटिन भाषा के सिविस से बना है और जिसका अर्थ होता है नगर के निवासी। नगर के निवासी। साथियों बात आती है कि नागरिक कहते किसे हैं। तो नागरिक वह व्यक्ति है जिसे राजनीतिक समुदाय की पूर्ण एवं उत्तरदायी व्यक्ति माना जाता है। अर्थात नागरिक वह व्यक्ति है जिसे राजनीतिक समुदाय का पूर्ण और उत्तरदायी व्यक्ति माना जाता है।
साथियों, आपकी जानकारी के लिए बता देना चाहता हूं कि जो नागरिकता की अवधारणाएं, नागरिकता की अवधारणाएं वो लोकतंत्र के ज्यादा करीब न होकर के गणतंत्र के करीब मानी जाती है। लोकतंत्र के करीब न मान करके इसको गणतंत्र के करीब माना जाता है, और इसलिए कहते हैं गणतंत्र के करीब कि जो राज्य अध्यक्ष होता है, अर्थात राष्ट्राध्यक्ष होता है देश का, वो प्रथम नागरिक कहलाता है, प्रथम नागरिक कहलाता है। और हमारे जो देश के गणतंत्र व्यवस्था में राज्याध्यक्ष हैं, तो उसमें नाम आएगा राष्ट्रपति महोदय का। साथियों, नागरिकता की अवधारणा लोकतंत्र के बजाय गणतंत्र के करीब है, क्योंकि गणतंत्र में राज्याध्यक्ष होता है, वो राज्य का प्रथम नागरिक या राष्ट्र का प्रथम नागरिक कहलाता है, जो कि हमारे देश में राष्ट्रपति को कहा गया है, और देश का प्रथम नागरिक राष्ट्रपति होता है। साथियों, अब हम चर्चा कर लेते हैं अनुच्छेद 5 से लेकर के 11 की। तो मित्रों, इसको एक हम ट्रिक के माध्यम से 5 से लेकर के 11 अर्थात सभी अनुच्छेदों को हम बोर्ड के माध्यम से आपको याद कराएंगे। तो TRICK ये है आपकी ना पा अर्थात नापाइप विनाश का, नापाइप विनाश का। साथियों, प्रारंभ में वो जो नागरिकता संबंधी प्रावधान है वो अनुच्छेद 5 में दिए गए हैं। किसमें दिए गए? अनुच्छेद 5 में। इसमें उल्लेख है प्रारंभ में नागरिकता। तो शुरुआत में जो नागरिकता संबंधी उल्लेख है संविधान लागू होने से पहले के बारे में, जैसे क्या उल्लेख है? या तो व्यक्ति के माता पिता भारत में जन्मे हो, माता ऑब्लिक पिता, माता या पिता का जन्म हुआ हो भारत में, पहली बात। या स्वयं का जन्म हुआ हो, स्वयं का जन्म। या संविधान के प्रारंभ से 5 वर्ष पूर्व से भारत में रह रहा हो, 5 वर्ष पूर्व से भारत में रह रहा हो, 5 वर्ष पूर्व से भारत में निवास कर रहा हो। क्या क्या प्रावधान है दोस्तों, एक बार दोबारा देख लेते हैं। माता पिता किसी एक का जन्म भारत में हुआ हो, स्वयं का जन्म हुआ हो, या भारतीय संविधान के लागू होने से पहले 5 वर्ष पूर्व से भारत में रह रहा हो, तो भारतीय नागरिक होगा और वह नागरिकता का हकदार होगा। अर्थात संविधान के प्रारंभ में भारतीय नागरिकता का उल्लेख अनुच्छेद 5 में आता है। मित्रों, अनुच्छेद 6 में आता है ऐसे हिंदू शरणार्थी जो पाकिस्तान से इंडिया आए हैं, ऐसे हिंदू शरणार्थी जो पाकिस्तान से
पाकिस्तान से भारत आए हैं, इंडिया आए हैं, उनका उल्लेख है अनुच्छेद 6 में। और उनके लिए मित्रों एक तिथि रखी गई है 19 जुलाई 1948, अर्थात पाकिस्तान से आने वाले भारत में हिंदू शरणार्थी जो 19 जुलाई 1948 से पहले आ चुके हैं वो सभी भारतीय नागरिकता के हकदार होंगे, अनुच्छेद 6 में उल्लेख है। मित्रों, अनुच्छेद 7 में बात आती है। 7 में ऐसे मुसलमानों का उल्लेख है जो इंडिया से पाकिस्तान गए और पाकिस्तान से वापस इंडिया आ गए। ऐसे मुस्लिम 7 में आएंगे। पहले इंडिया से पाक गए, पाकिस्तान, और फिर वापस इंडिया आ गए। ऐसे व्यक्ति भारतीय नागरिक होंगे और इसके लिए एक तिथि का निर्धारण किया गया है 1 मार्च 1947। यानी जो मुस्लिम व्यक्ति इंडिया से पाकिस्तान गया, पाकिस्तान से इंडिया आया 1 मार्च 1947 से पहले, और वो भारतीय नागरिकता का हकदार होगा। बड़ी सिंपल सी बात है मित्रों। अनुच्छेद नंबर 8 और इसमें उल्लेख है प्रवासी नागरिकता का। अर्थात भारतीय उद्भव का। जैसे किसी व्यक्ति के मां या बाप, किसी एक माता पिता में से किसी एक भारतीय हो और स्वयं का जन्म विदेश में हुआ हो, वो भारतीय नागरिकता का हकदार है। यानी प्रवासी नागरिकता का उल्लेख है 8 में। उसको भारतीय उद्भव माना जाएगा क्योंकि उसका मां या बाप या दोनों एक भारतीय है, इसलिए उसको भारतीय उद्भव मान के और उसको नागरिकता प्रदान की जाएगी। साथियों, अनुच्छेद 9 में उल्लेख है अगर किसी व्यक्ति ने विदेशी नागरिकता ग्रहण कर ली है, विदेशी नागरिकता ग्रहण कर ली है, तो उसकी भारतीय नागरिकता समाप्त हो जाएगी। किसी व्यक्ति ने विदेशी नागरिकता ग्रहण कर ली है तो उसकी भारतीय नागरिकता समाप्त हो जाएगी। अर्थात भारतीय संविधान में दोहरी नागरिकता का उल्लेख नहीं है। हमारे भारत के संविधान में केवल और केवल एकल नागरिकता का उल्लेख किया गया है। मित्रों, बात आती है अनुच्छेद नंबर 10, नागरिकता का बने रहना। नागरिकता का बने रहना। साथियों, किसी भी व्यक्ति की अवैधानिक तरीके से बिल्कुल नागरिकता नहीं छीनी जाएगी। इसलिए 10 में उल्लेख है कि व्यक्तियों की नागरिकता बनी रहेगी, अवैधानिक तरीके से नागरिकता नहीं छीनेगी। ऐसे नहीं है कि किसी पर फालतू में आरोप लगा दो और उसकी नागरिकता छीन लो। मित्रों, अनुच्छेद 11 में आता है से नागरिकता से संबंधित संशोधन का अधिकार संसद को है। नागरिकता से संबंधित संशोधन का अधिकार संसद को है। मित्रों, इस प्रकार हमारे 5 से लेकर के और 11 अनुच्छेद पूर्ण हुए। साथियों, एक बार दोबारा से देख सकते हैं उसको। हमारी जो ट्रिक्स बनाई हमने, इसका नाम है ना पाइप विनाश का। अर्थात ना का मतलब है इसमें प्रारंभ, संविधान के प्रारंभ में नागरिकता। कैसे नागरिकता रहेगी संविधान के प्रारंभ में? माता पिता या किसी एक का जन्म भारत में हो या दोनों का, या स्वयं का जन्म भारत में हुआ हो और संवैधानिक प्रारंभ से
5 वर्ष पूर्व से भारत में रह रहा हो। अगर ये 3 कंडीशन में से एक भी कंडीशन किसी व्यक्ति पर लागू होती है तो वो भारतीय नागरिक होगा। लेकिन संविधान के प्रारंभ में, माता पिता का जन्म या स्वयं का संविधान के प्रारंभ में, और प्रारंभ से 5 वर्ष से पूर्व रह रहा हो, ये शर्त है यहाँ पर। मित्रों, से हो गया तुम्हारे पाकिस्तान से भारत आने वाले हिंदू शरणार्थियों के बारे में 6 नंबर अनुच्छेद है, जो कि 19 जुलाई 1948 से पहले भारत आ गए हो, या 19 जुलाई 1948 तक भारत आ गए हो। मित्रों, पाकिस्तान से साथ में उल्लेख है कि इंडिया से पाकिस्तान जाने वाले मुस्लिम और फिर पाकिस्तान से इंडिया आने वाले, अर्थात इसमें ऐसे मुस्लिमों का उल्लेख है जो पहले इंडिया से पाकिस्तान चले गए और फिर पाकिस्तान से वापस इंडिया आ गए। तो 1 मार्च 1947 तक ऐसे अगर व्यक्ति हैं, आ गए हैं, तो उनको भारतीय नागरिक माना जाएगा। मित्रों, 8वें भारतीय उद्भव का उल्लेख है, अर्थात प्रवासी भारतीय नागरिकता का। जैसे कि कोई व्यक्ति है जिसके माँ बाप या दोनों या एक भारत का हो और स्वयं का जन्म विदेश में हुआ हो, वो भारतीय नागरिक माना जाएगा। प्रवासी भारतीय नागरिकता अनुच्छेद नंबर 8। साथियों, बात आती है अनुच्छेद नंबर 9, अर्थात किसी व्यक्ति ने स्वेच्छा से विदेशी नागरिकता ग्रहण कर ली हो तो भारतीय नागरिकता उसकी समाप्त हो जाएगी, अर्थात एकल नागरिकता का प्रावधान है जो कि अनुच्छेद 9 में दिया गया है। साथ ही 10 में आता है कि नागरिकता संबंधी कानून प्रावधान, यानी किसी भी व्यक्ति की नागरिकता को आप अवैधानिक तरीके से नहीं छीन सकते, अर्थात नागरिकता बनी रहेगी। और 10 में आता है 11 में कि नागरिकता में संशोधन का अधिकार संशोधक को है। इस प्रकार हमारे ट्रिक्स ना पाए विनाश का इस माध्यम से 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 पूर्ण हो चुके हैं। साथियों, एक बार देख लेना आप और इनको अच्छे से याद कर लेना। साथियों, अब हम नागरिकता संबंधी अधिनियमों के बारे में बात करेंगे। नागरिक अधिनियमों के बारे में चर्चा करेंगे। साथियों, सर्वप्रथम प्रथम नागरिक अधिनियम आया 1955, उसके बाद आया 1986 और उसके बाद आया 2005 और सबसे अंत में लास्ट हुआ है 2015। 1955, 1986 और 2005 और 2015 कुल इस प्रकार 4 नागरिक अधिनियम आ चुके हैं, जिनमें प्रथम नागरिक अधिनियम 1955 है, 1955 है, और जिसमें बताया गया है कि किस प्रकार आप भारत की नागरिकता ग्रहण कर सकते हैं। अगर कोई व्यक्ति भारत की नागरिकता ग्रहण करना चाहे तो किस प्रकार भारत की नागरिकता ग्रहण कर सकता है। साथ ही इसके लिए भी एक ट्रिक्स बनाई है, ट्रिक्स जवदे छेप। अच्छा, इन 5 आधारों पे, अर्थात पहला आधार मान लो जन्म, साथियों किसी बच्चे का जन्म हुआ है, किसी बच्चे का जन्म हुआ है और उस समय या तो मां या बाप या दोनों भारतीय हों तो फिर उसको जन्म के आधार पर भारतीय नागरिकता प्रदान की जाएगी। नंबर 2, वंश। वर्तमान में विदेश में रह रहा हो लेकिन पूर्व में माता पिता या दादा बाबा कोई वंश से कोई भारतीय हो
तो इसको भी वंश के आधार पर भारतीय नागरिकता मिल जाएगी। साथियों 3 नंबर पर आता है देशीकरण। देशीकरण या प्राकृतिककरण। अगर कोई व्यक्ति लंबे समय से भारत में रह रहा हो 10-12 साल से और वो नागरिकता के लिए आवेदन करे तो उसे आसानी से भारतीय नागरिकता मिल जाएगी। साथियों बात आती है नंबर 4 पर क्षेत्र सम्मेलन। क्षेत्र सम्मेलन साथियों किसी क्षेत्र को भारत में सम्मिलित कर लिया जाता है या अधिग्रहण कर लिया जाता है तो उस क्षेत्र के जो नागरिक हैं वो स्वतः ही भारत के नागरिक कहलाएंगे, स्वतः ही उनको भारतीय नागरिकता प्रदान की जाएगी। और पहले भी ऐसा हो चुका है, जैसे सिक्किम है, गोवा है, ये क्षेत्र सम्मेलन के आधार पर इन लोगों को नागरिकता प्रदान की गई थी। साथियों 5 पे आता है पंजीकरण। पंजीकरण मित्रों, नागरिकता प्राप्ति का सबसे जो कठिन माध्यम है वो है पंजीकरण। सबसे कठोर विधि में आता है। 5 साल पहले आपको पंजीकरण कराना पड़ेगा। वो किस आधार पे? या तो आपकी किसी विदेशी व्यक्ति या भारतीय महिला से शादी हो जाए, इस आधार पर पंजीकरण हो जाता है, या भारतीय पुरुष है और विदेशी महिला है तो विदेशी महिला को भारतीय नागरिकता दी जाएगी वो पंजीकरण के आधार पर। लेकिन इसको पंजीकरण की 5 वर्ष पूर्व आपको इसकी पंजीकरण कराना आवश्यक है। और अगर किसी को जेल हुई है तो फिर इस जेल की अवधि को पंजीकरण में जो 5 वर्ष रखी गई है शर्त, इसमें शामिल नहीं किया जाएगा। साथियों मैंने पढ़ा नागरिकता अधिनियम प्रथम आया था 1955 में, द्वितीय 1986 में, तीसरा 2005 में और चौथा आया था 2015 में। तो प्रथम नागरिक अधिनियम 1955 में जबदे 6 ट्रिक्स है, जन्म, वंश, देशीकरण, क्षेत्र सम्मेलन और पंजीकरण 5 आधारों पर भारतीय नागरिकता के लिए आवेदन कर सकते हैं, आधार माना जाएगा। तो जन्म से के समय कोई व्यक्ति माँ बाप में से एक या दोनों भारतीय हों, पूर्वज भारतीय हों, किसी के 10-12 साल से रह रहा हो भारत में, किसी क्षेत्र को भारत में मिला लिया हो और शादी विवाह के माध्यम से 5 वर्ष पूर्व पंजीकरण करा दे तो भारतीय नागरिकता का हकदार होगा। ये भारतीय नागरिकता अधिनियम हमने जो पढ़ी। बात आती है कि नागरिकता संबंधी जो नियम कानून है उनके आधार पर कभी कभी किसी व्यक्ति की नागरिकता छिन भी जाती है। तो हम यहाँ चर्चा करेंगे कि नागरिकता छिनने के कारण। अब चर्चा करेंगे साथियों कि ऐसे कौन से कारण हैं जिनसे नागरिकता छिन सकती है। तो पहली बात है कि अगर कोई व्यक्ति स्वेच्छा से भारतीय नागरिकता का त्याग करे, स्वेच्छा से भारतीय नागरिकता का त्याग करे तो उस व्यक्ति की नागरिकता छीन ली जाएगी। साथियों बात आती है दूसरी, कोई व्यक्ति जिसने विदेशी नागरिकता ग्रहण कर ली हो, विदेशी नागरिकता ग्रहण कर ली हो, विदेशी नागरिकता ग्रहण करने पर भारतीय नागरिकता को छीन लिया जाएगा। और साथियों नंबर 3 पर देश विरोधी गतिविधियों में शामिल होने पर, जब कोई व्यक्ति देश विरोधी गतिविधियों में शामिल होता है तो उसकी नागरिकता छीन ली जाती है। देश विरोधी गतिविधियों में शामिल होने पर
साथियों, या कोई व्यक्ति लगातार 7 वर्ष तक अपने देश से बाहर हो और बिना कोई सूचना के 7 वर्ष तक बाहर रहता है और देश में कोई भूमिदारी, हिस्सेदारी, उसकी कोई सूचना नहीं है, तो उस व्यक्ति की नागरिकता छीन ली जाती है। 7 वर्ष से बाहर है। साथियों, ये नागरिकता छीनने के आधार हैं। स्वेच्छा से त्याग कर दे, विदेशी नागरिकता ग्रहण कर ले, देश विरोधी गतियों में शामिल हो और लगातार 7 वर्ष तक बिना सूचना के, बिना कारण के बाहर हो, तो नागरिकता छीन ली जाएगी। साथियों, अब हम कुछ बिंदुओं की चर्चा करेंगे। जैसे एक होते हैं NRI, एक होते हैं PIOS प्योन, और एक होते हैं OCIS। साथियों, 3 प्रकार के नागरिकता संबंधी लोग हैं या कहीं ना कहीं भारत से इंटरकनेक्टेड है। इनकी तीनों की ही हम क्या करेंगे, चर्चा। NRI ऐसे लोग होते हैं जिनके पास भारतीय नागरिकता तो है, लेकिन अपने रोजगार से, कार्य करने के माध्यम से विदेश चले गए हैं। यानी रोजगार या अन्य कार्य से विदेश गए हैं। वे भारतीय नागरिक हैं। कई बार फिल्मों में कहा जाता है ये NRI, ये मेरा प्यों है। पंजाबी लोग वगैरह ये कहते हैं कि ये मेरा प्यों है। तो ऐसे व्यक्ति जो बाहर गए किसी काम से, रोजगार से, अन्य कार्य से, और वापस भारत आ जाते हैं अपने संबंधित कार्य करके, वो कहलाएंगे NRI। एक होता है प्यों। ये ऐसे व्यक्ति हैं जिनके पूर्वज भारतीय थे। जिनके पूर्वज भारतीय थे, ये कहलाएंगे या भारतीय थे, हैं प्यों। और एक होता है OCIS, अर्थात हिंदी में समुद्र पार भारतीय नागरिक। समुद्र पार भारतीय नागरिक। साथियों, नागरिकता अधिनियम 2005 एवं 2015 से प्रवासी भारतीयों के लिए, किसके लिए, प्रवासी भारतीयों के लिए, प्रवासी भारतीय कहते हैं जिसके माँ बाप यानी पूर्वज कहाँ के हो, भारत के रहे हों, उनको नागरिकता अधिनियम 2005 और 15 में 16 देशों की नागरिकता प्रदान की गई है। 16 देश हैं कुछ चुनिंदा, जिन व्यक्तियों को भारत की नागरिकता तो है ही, साथ में उन 16 देशों की भी नागरिकता प्राप्त है। 16 देशों में रह रहे हैं चुनिंदा, हमने छांट के, काट के और अधिनियम में शामिल किए हैं 16 देशों के नाम। और उन 16 देशों के जो नागरिक हैं और उन 16 देशों के जो नागरिक रह रहे हैं, उनके जो पूर्वज भारत में रहे हैं, कभी या भारत में रह रहे हैं, उनको हमने दोहरी नागरिकता दी है। जैसे बड़े बड़े उद्योगपति हैं, इंजीनियर हैं, साइंटिस्ट हैं, डॉक्टर हैं, CEO हैं, बहुत सारे देश का विदेश में भारत का नाम रोशन कर रहे हैं। तो उन 16 देशों में, चुनिंदा 16 देशों, तो वहाँ की नागरिकता तो उनके पास है, उनको हम भारत से जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं ताकि उनकी बौद्धिकता का फायदा हम भी उठा सकें। तो ऐसे भारतीय नागरिकों को कह रहे हैं समुद्र पार भारतीय नागरिक, OCIS। ये 3 प्रकार के नागरिक हैं। साथियों, नागरिकता से संबंधित हमने बहुत सारी बातों के बारे में जाना। आपकी जानकारी के लिए बता दूं
कि हम प्रवासी भारतीयों को लगातार भारत से जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। इसलिए हम प्रवासी भारतीयों के लिए प्रतिवर्ष एक आयोजन करते हैं और सम्मेलन करते हैं, और प्रथम प्रवासी भारतीय सम्मेलन ये हुआ था नई दिल्ली में। प्रथम भारतीय प्रवासी सम्मेलन नई दिल्ली में हुआ था 2003 में। तब से लेकर आज को तक इन प्रवासी व्यक्तियों को, जिनके पूर्वज भारत के रहे हैं, उनको हम भारत से जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं ताकि उनका भी फायदा हम ले सकें। तो साथियों, आज हमने नागरिकता से संबंधित विभिन्न बातों के बारे में जाना, सीखा और समझा। शुरुआत से देखते हैं, एक बार रिवीजन करते हैं। तो साथियों, हमने आज पढ़ा संविधान का भाग 2, जिसमें नागरिकता संबंधी कानून, नागरिकता संबंधी विषय के बारे में हमने पढ़ा, जिसको अनुच्छेद 5 से लेकर के और 11 तक उल्लेख किया गया है। साथियों, नागरिक वह व्यक्ति है जिसे राजनीतिक समुदाय का पूर्ण एवं उत्तरदायी सदस्य माना गया है। राजनीतिक समुदाय का पूर्ण एवं उत्तरदायी सदस्य नागरिक कहलाता है। साथियों, नागरिकता संबंधी अधिनियम में नागरिकता में 5 से लेकर 11 अनुच्छेद है, जिन्हें हमने ना पाइप विनाश का एक ट्रिक के माध्यम से पढ़ने की कोशिश की, जिसके अंदर प्रारंभ में नागरिकता प्रावधान अनुच्छेद 5 में पाकिस्तान से इंडिया आने वाले प्रवासी भारतीयों का उल्लेख 6 में, जो कि इनके लिए तारीख रखी गई थी 19 जुलाई 1948 लौटने की, और इंडिया से पाकिस्तान जाने वाले, पाकिस्तान से इंडिया आने वाले एसजे मुस्लिमों के बारे में हमने प्रावधान रखा, जिनके लिए 1 मार्च 1947 नियत तिथि रखी गई थी। फिर हमने ऐसे लोगों के बारे में जो विदेशी नागरिक है, वर्तमान में ग्रहण कर ली है, लेकिन उनके पूर्वज भारतीय थे, तो उनका उल्लेख किया गया अनुच्छेद 8 में, अर्थात प्रवासी भारतीयों का। साथियों, जिन व्यक्तियों ने विदेशी नागरिकता ग्रहण कर ली है, उनकी भारतीय नागरिकता समाप्त हो जाती है। यह अनुच्छेद 9 में उल्लेख है। साथियों, नागरिकता संबंधी प्रावधान है, उनको अवैध तरीके से समाप्त नहीं किया जाएगा, अर्थात नागरिकता बनी रहेगी, ऐसा उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 10 में किया गया है। और 11 अनुच्छेद में है कि नागरिकता में संशोधन की शक्ति संसद के पास बनी रहेगी, अर्थात नागरिकता में संशोधन की शक्ति संसद के पास रहेगी। तो ये 11 हो गई, 11 तक अनुच्छेद हो गए, 5 से 11। अब बात आती है साथियों नागरिकता अधिनियम 1955 के बारे में, जिसमें जवदे 6 ट्रिक्स देखी हमने, जन्म और वंश, देशीकरण, क्षेत्र और पंजीकरण, 5 आधारों पर 1955 के प्रथम नागरिकता अधिनियम 1955 के अनुसार 5 आधार पर जन्म, वंश, देशीकरण, क्षेत्र सम्मिलन और पंजीकरण, 5 आधारों पर भारतीय नागरिकता ग्रहण कर सकते हैं। फिर आगे साथियों हमने नागरिकता छीनने के आधार जाने, तो स्वयं व्यक्ति त्याग दे, दूसरे देश की नागरिकता ग्रहण कर ले, देश विरोधी गतिविधियों में शामिल हो और लगातार 7 वर्ष तक बिना सूचना के देश से बाहर हो, जैसे कोई लेना देना नहीं हो, कोई उसकी सूचना नहीं हो, तो उसको भारतीय नागरिकता उसकी समाप्त हो जाएगी। साथियों, फिर हमने जाना एनआरआई, ऐसे व्यक्ति जो किसी कार्य से बहुत सारे दिनों के लिए, सालों के लिए, महीनों के लिए, जो भी है, चले जाते हैं, वो एनआरआई कहलाते हैं, कार्य करते हैं रोजगार के काफी लॉन्ग टाइम तक। पीओ कहते हैं ऐसे व्यक्ति जिनके पूर्वज भारतीय रहे हैं, और ओवरसीज कहते हैं उसी समुद्र पार भारतीय नागरिकता, पूर्वज भारतीय हैं लेकिन चुनिंदा 16 देशों में हमने इनको दोहरी नागरिकता दे रखी है, भारत की नागरिकता है उनके पास और वहाँ की भी नागरिकता है, ताकि उन बुद्धिजीवियों का हम लाभ ले सकें। और इसी कड़ी में हम
प्रत्येक वर्ष प्रवासी भारतीय सम्मेलन करते हैं, जो कि प्रथम प्रवासी भारतीय सम्मेलन हुआ था नई दिल्ली में और 2003 में। इस प्रकार नागरिकता संबंधी मोटी मोटी बातों को जाना। साथियों, आशा करते हैं कि आप इन बड़ी गौर से और ध्यानपूर्वक इन बिंदुओं को पढ़ेंगे और देखेंगे, और ईश्वर से प्रार्थना है कि यहाँ से पेपर में जहाँ तक अपना आ जाना चाहिए। और फिर भी थोड़ा बहुत नागरिकता से लगे कि आपको कम है, तो थोड़ी बहुत किताब का एक सहारा ले लीजिए, क्योंकि सारी बातों को वीडियो के माध्यम से बोर्ड पे और बहुत सारे लॉन्ग वीडियो बनाते हैं तो उसमें भी बोरिंग फैमिली होती है, सारी बातों को नहीं लिखाया जाता, मोटी मोटी बातों को समझा दिया जाता है। और उसके बाद के टीचर एक पथ प्रदर्शक की भूमिका होता है और आगे बच्चे धीरे निरंतर उसी का विस्तार कर लेते हैं और उस टॉपिक पर कंप्लीट पकड़ हो जाती है। पहले वीडियो देखें, उसके बाद PDF वगैरह जो नोट्स उपलब्ध कराए जाएंगे, और उसके अगली कड़ी में आप कुछ ऑब्जेक्टिव प्रश्न देखें और फिर कोई एक बुक लें और उसमें से थोड़ा सा नागरिकता के बारे में मोटा मोटा उसका भी अध्ययन करें, उसमें से लगें, क्योंकि सारी बात कोई बिंदु कभी कभी छूट भी जाता है, सारी बातें नहीं बता पाते कभी कभी। धन्यवाद साथियों, नमस्कार, जय हिंद।